बदमाशों को अपने सिस्टम की मदद से धूल चटाने के बाद भावेश और संजना दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। लेकिन इससे पहले कि वो भावेश को अपना नाम बता पाती, भावेश का मोबाइल बजने लगा। भावेश ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें देखा तो ये कॉल उसकी छोटी बहन चिंकी का था। चिंकी कभी भी अपने भाई को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती थी। कुछ देर रिंग बजने के बाद आखिर भावेश ने उस कॉल को उठा लिया। हेलो भावेश, जल्दी सिटी हॉस्पिटल आओ, पापा को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है। ये सुनकर भावेश के चेहरे का रंग बदल गया। उसने हड़बड़ाहट में कहा, क्या? कैसे हुआ? कब हुआ? पापा ठीक तो है ना? घबराया हुआ भावेश अपनी बहन से सवालों पर सवाल दागे जा रहा था। चिंकी ने उसे कॉल पर बताया, तुम बस जल्दी आ जाओ, हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हैं। भैया जल्दी करो। तुम पापा का ख्याल रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। भावेश ने इतना कह के कॉल डिस्कनेक्ट किया और संजना से कहा, सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा, तुम भी ध्यान से अपने घर चली जाना। इससे पहले कि संजना कुछ कहती, भावेश ने पलटकर दौड़ लगा दी थी। कुछ ही देर में संजना के सामने भावेश की छवि दूर होती जा रही थी। उसे याद आया कि उसने उसे ना तो अपना नाम बताया है और ना ही उसने उस लड़के से उसका नाम पूछा है। इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई, अरे अपना नाम तो बताते जाओ। लेकिन भावेश अपने पापा की चिंता में इतनी तेजी से निकल गया था कि अब तक काफी दूर जा चुका था। अब एक बार फिर संजना की आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन उसे इतना याद था कि उस लड़की की यूनिफॉर्म भी उसी की जैसी थी, यानी वो भी फ्लावर वैली इंटरनेशनल हाई स्कूल का स्टूडेंट था। इतना सोचते ही संजना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन में ही खुद से कहा, मैं तुम्हें खुद ही ढूंढ लूंगी। इधर भावेश ने जब अपने पापा के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर सुनी, उसने इतनी तेजी से दौड़ लगाई जैसे वो सीधे सिटी हॉस्पिटल के सामने ही जाकर रुकेगा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि जिसने भी मेरे पापा को पीटने की हिम्मत की है, मैं उसे जिंदगी भर याद रखने वाला सबक सिखाऊंगा। भावेश ने अपनी मुट्ठी भींचकर इसे अपने दिल से लगाकर कसम खाई और कुछ दूर जाकर चौराहे से एक टेम्पो की सवारी पकड़ ली। एक ओर भावेश अपने पिता के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, वहीं दूसरी ओर भावेश के साथ कुछ घंटों पहले घटी सभी घटनाओं ने एक ऐसी परेशानी को जन्म दे दिया था जो शायद भावेश का कल बनकर उसकी जिंदगी तबाह कर सकती थी। मुंबई के कुर्ला मेंटल हॉस्पिटल के सबसे आखिरी कालकोठरी जैसे कमरे में एक पन्नू नाम का मरीज था। पन्नू की उम्र तकरीबन 40 साल थी। छोटी कदकाठी, सांवला रंग, घुंघराले बाल और शरीर से बहुत कमजोर था। पन्नू तकरीबन 5 साल से इस मेंटल हॉस्पिटल में था। उसे न रोशनी पसंद थी, न बाहर की जिंदगी, और न ही उसके पास उसकी बीती जिंदगी की कोई यादें थीं। पन्नू हर रोज की तरह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर जब से भावेश का सुपर सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तब से पन्नू के दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, Danger system deactivated. Destroy. Danger system deactivated. Destroy. पन्नू को उस आवाज से पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो चिल्ला चिल्ला कर दीवारों पर सर मारने लगा। चुप करो यार, चुप रहो, कौन हो तुम? पन्नू के दिमाग में आवाज तेज होती गई और पन्नू चिल्लाने लगा। तभी वहाँ गार्ड्स आ गए और पन्नू को पकड़ने की कोशिश में लग गए। यूं मामूली सा दिखने वाला पन्नू अकेले ही 5-6 गार्ड से लड़ने लगा। उन गार्ड्स के सीनियर ने कहा, पकड़ो इसे, जमीन पर लेटा दो। एक डॉक्टर ने भी उसे पकड़ते हुए कहा, नर्स, फौरन बेहोशी का इंजेक्शन लाओ। सब गार्ड्स उसे दबाकर जमीन पर लेटाना चाहते थे, पर पन्नू उनके सामने नहीं झुका। उल्टा चिल्लाते चिल्लाते उन सब पर हमला करने लग जाता है। सब ताज्जुब में थे कि पतले से मामूली दिखने वाले इंसान में इतनी ताकत कैसे आई। क्या ये इंसान ही है या कुछ और? धीरे धीरे वहाँ और गार्ड्स आ गए और पन्नू को इंजेक्शन देकर शांत किया गया। दूसरी ओर भावेश टेम्पो में बैठा बहुत बेचैन था। आखिर थोड़े इंतजार के बाद टेम्पो सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। भावेश ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उस टेम्पो वाले को दे दिए।
हॉस्पिटल के अंदर जाते ही भावेश ने फ्रंट डेस्क पर ऑर्थोपेडिक वार्ड का पता पूछा और जवाब मिलने पर उस ओर दौड़ पड़ा। उसने थोड़ी दूर आगे चलने पर एक बोर्ड देखा जिस पे बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ था ऑर्थोपेडिक वार्ड। भावेश ने उस वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने एक सामान्य से मध्यम आयु के आदमी को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। ये भावेश के पापा थे, रघुनाथ पराशर। उनको ऐसी हालत में देखकर भावेश खुद को रोने से रोक न सका। उसने देखा उन्हीं के बाजू में उसकी माँ शांति उसके पापा की देखभाल कर रही थी। इसी समय बिस्तर की दूसरी साइड एक लड़की भी बैठी हुई थी जिसकी आंखें भी भावेश की तरह नम थीं। भावेश को देखकर वो लड़की अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर उससे लिपट गई। ये लड़की उसकी बहन चिंकी थी। अपने पापा को इस हालत में देखते हुए भावेश कुछ पल किसी मूर्ति की तरह खड़ा रहा। फिर जैसे ही उसे होश आया, अचानक उसने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाए और पापा से कहने लगा, पापा कैसे हैं आप? रघुनाथ ने भावेश को देखा और इशारे से खुद को ठीक बताते हुए मुस्कान भरी। सब ठीक है, मैं बस ऐसे ही अपना बैलेंस बिगड़ने से गिर गया था। उन्होंने भावेश को सच नहीं बताया। उन्हें डर था कि इस असलियत के बारे में पता चलने पर भावेश पर इस बात का बुरा असर पड़ेगा। और वैसे भी भावेश के बोर्ड एग्जाम्स अगले 30 दिनों में होने वाले थे। वे अपने बेटे को किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहते थे, नहीं तो वो अपनी जिंदगी भर इसका मलाल करते। भावेश भी अपने पापा को कोई चिंता नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने भी ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे भी कुछ नहीं पता है। पापा आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? भावेश के सवाल का उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने दूसरा सवाल अपनी मम्मी से पूछा। तो सिचुएशन क्या है? डॉक्टर ने क्या कहा? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ दिन रेस्ट करने को कहा है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ, अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, और वैसे भी कल तुम्हारी क्लासेस है ना। मम्मी ने उसे समझाते हुए एक ही बार में कहा। अपनी मम्मी और बहन को देखकर भावेश को ऐसा लगा जैसे उन दोनों को पापा के बारे में पता है, लेकिन वो भावेश को बताना नहीं चाहती। मम्मी, मैंने अपनी पढ़ाई ठीक से कर ली है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। भावेश ने मम्मी के सामने जिद करते हुए कहा, पर पापा ने भावेश के रुकने पर मना कर दिया। और इस हालत में भावेश अपने पापा के कहने को नहीं टाल सकता था। पापा ने भावेश के साथ उसकी बहन चिंकी को भी घर जाने को कहा। मजबूर होकर दोनों भाई बहन हॉस्पिटल के उस वार्ड से बाहर आ गए। भावेश ने अपनी बहन चिंकी से सच जानने के लिए पूछा, चिंकी, डॉक्टर ने क्या कहा? इस सवाल पर चिंकी अपने भाई को देखने लगी। चिंकी को ऐसा लगा जैसे उसका भाई थोड़ा चेंज हो गया है। पहले तो चिंकी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब भावेश ने उसे फोर्स किया तो उसने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है कि पापा की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, इसलिए वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने पापा को दवाइयों के साथ साथ 3 महीने का बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। भावेश को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब उसने उस आदमी के बारे में सोचा जिसने उसके पापा की ये हालत की तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, तब तो तुम्हें उसके बारे में पता होगा जिसने पापा की ऐसी हालत की? इस सवाल से चिंकी थोड़ी चिंता में लगी। उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। बोलो, भावेश ने फिर जोर देकर पूछा। उस आदमी का नाम हमजा अंसारी है। वो पूरे मार्केट में पैसों की वसूली करता है। उसने पापा से 20,000 रुपये प्रोटेक्शन के लिए मांगे थे। पापा ने इतनी आसानी से अपनी मेहनत की कमाई नहीं दी, और जब पापा ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने पापा को बहुत मारा। भाई, भावेश ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन में कहा, हमजा अंसारी, तू इंतजार कर मेरा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में भावेश ने अपने दांत पीसे और मुट्ठी बनाकर एक गमले में छोटे से पौधे को मुक्का मारा। तभी भावेश को हाल ही में पहचान हुई आवाज सुनाई पड़ती है। होस्ट भावेश पराशर, एक पौधा डिटेक्ट हुआ है, क्या आप इसे प्रोसेस करना चाहते हैं? भावेश ने अपने हाथ में रखे हुए छोटे से पौधे को देखा और अपने सिस्टम से कहा, ओके, प्लांट डिकम्पोजिशन कंप्लीटेड। इस पौधे से आपको मिलेगी जीवन घुटी,
सिस्टम, इस जीवन घुटी से क्या होता है? भावेश ने सिस्टम से पूछा। जीवन घुटी एक ऐसा लिक्विड है जो जीवन के साथ साथ किसी भी इंजरी से रिपेयर और पुनर्निर्माण की ताकत देता है। इसे सुनते ही भावेश अपनी जगह से खुशी से उछल पड़ा। भावेश को यूं उठपटांग हरकत करते देख चिंकी को काफी अजीब लगा, क्योंकि ये सब कुछ भावेश के दिमाग के अंदर घट रहा था, जो चिंकी जैसे सामान्य लोग देख नहीं पा रहे थे। सुपर सिस्टम ने भावेश को एक चमकीली हरे रंग की शीशी दिखाई। इधर उसकी बहन चिंकी भी अब तक अपने भाई के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही थी। भावेश को यूं उठपटांग हरकत करते देख चिंकी को काफी अजीब लगा, क्योंकि ये सब कुछ भावेश के दिमाग के अंदर घट रहा था, जो चिंकी जैसे सामान्य लोग देख नहीं पा रहे थे। ये छोटा सा पौधा किसी बाहरी इंसान की नजर से जरूर ठीक लग रहा था, लेकिन भावेश की नजर में ये पौधा काला पड़ चुका था और इसका जीवन खत्म हो चुका था। इसे सूखने और मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। भावेश ने उस पौधे के लिए बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उसने सोचा कि अगर वो अपने पापा को ये घुटी पिला दे तो क्या होगा। थोड़ी देर बाद जब भावेश की नजर अपनी बहन पर गई, जो चुपचाप खड़ी थी, तो उसने उससे कहा, चलो अभी घर चलते हैं और पापा के लिए खिचड़ी बनाते हैं और हॉस्पिटल लाकर उन्हें खिलाते हैं। चिंकी ने ये सुनकर अचरज में अपना सिर हिलाया और अपने भाई के साथ घर के लिए चलने लगी। भावेश अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे रिसेप्शन पर लोगों की भीड़ नजर आती है और वो सब टीवी पर न्यूज देख रहे हैं। भावेश सोच में पड़ जाता है, ऐसा क्या हुआ कि ये सब इतनी हैरानी के साथ टीवी देख रहे हैं। भावेश भी अपनी बहन के साथ वहाँ जाता है और टीवी की ओर देखता है। टीवी पर एक बड़े ब्लास्ट की न्यूज चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, कुर्ला के मेंटल हॉस्पिटल में अचानक हुआ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। कोई नहीं बचा। दोपहर 3 बजे हुआ यह हादसा। क्या ये कोई आतंकवादी घटना है या फिर कुछ और? पुलिस वाले जांच में जुटे हुए हैं। भावेश कुछ पल ये न्यूज देखता है और फिर अपनी बहन के साथ घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो दोनों घर आए, उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए सारे सामानों को इकट्ठा कर लिया। हालांकि उन दोनों के पापा खुद छोटे मोटे रसोइया थे और रोज सड़कों पर रेहड़ी लगाया करते थे, लेकिन उनका ये गुण उनके दोनों बच्चों में नहीं था। क्या तुम पापा के लिए खिचड़ी बना लोगे? चिंकी ने पूछा और इसके जवाब में भावेश ने भी पूछा, क्या तुम पापा के लिए खिचड़ी बना लोगी? मजबूरन वे दोनों किचन में खड़े हुए इंग्रेडिएंट्स को देख रहे थे, जिसे देखकर उनकी केवल आंखें ही बड़ी हो रही थीं। भावेश को याद आया कि पापा अक्सर घर पर कुकिंग से रिलेटेड किताबें लाया करते थे। वो तुरंत ही अपने पापा के कमरे में गया और वहाँ से उनकी किताबें ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे कुछ खाने की किताबें मिल गईं। उसने अपने हाथ में उस किताब को पकड़ा ही था कि तभी दिमाग में आवाज सुनाई दी, होस्ट भावेश पराशर, रेसिपी बुक मिली है, क्या आप इसे प्रोसेस करना चाहते हैं? भावेश के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने कहा, यस प्लीज। भावेश का ऑर्डर करना ही था कि एक हल्की सी रोशनी निकली और किताब को स्कैन करने लगी। रेसिपी डिकम्पोजिशन कंप्लीट। इससे आपको मिलेगी मैजिक शेफ की स्किल। क्या आप इसे मेमोरी में फीड करना चाहेंगे? भावेश के हाँ कहते ही बिल्कुल उसी समय सिस्टम ने साउंड किया और भावेश के माइंड में एक रिंग की शेप में आकृति बनी। एक मैसेज आया, मैजिक शेफ लेवल 1। ये स्किल बड़ी से बड़े एक्सपर्ट शेफ राज परिवारों का भोजन बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसके जरिए दुनिया भर के खाने की सामग्रियों का इस तरह से इस्तेमाल होता है कि उसकी तारीफ करते हुए बड़े बड़े महाराजा भी नहीं थकते। लेकिन क्योंकि अभी आप पहले ही लेवल पर हैं, इसलिए आपके पास केवल सामान्य इंग्रेडिएंट्स के साथ सामान्य खाना बनाने की ही क्षमता है। इस नोट को सुनते ही भावेश ने कहा, ठीक है सिस्टम, लेकिन इसका यूज तो करो। भावेश की परमिशन मिलते ही लाइट उसके माइंड में पूरी तरह से घुल गई और तुरंत ही उसके दिमाग में खाना बनाने के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। इस इन्फॉर्मेशन के साथ भावेश अब एक छोटे से कुक की जगह मास्टर शेफ बन गया था, जबकि किचन में खड़ी हुई उसकी बहन चिंकी अपने भाई को सिर्फ उस रेसिपी बुक को घूरते हुए ही देख रही थी। उसने अपने भाई से कहा, भाई रेसिपी बुक में कुछ मिला? हाँ ये है ना,
भावेश ने बुक के एक पेज पर पॉइंट करते हुए कहा और किचन में रखी हुई चीजों की उठापटक करनी शुरू कर दी, जिसे देखकर चिंकी उसे लगातार टोके जा रही थी। उस डिब्बे को क्यों उठा रहे हो? इसमें कुछ नहीं है। सब्जी इतनी बारीक क्यों काट रहे हो? तुम्हें पता भी तुम क्या कर रहे हो? मम्मी तो कभी भी ऐसा नहीं बनाती। पता नहीं कौन खाएगा ये खाना।